बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम पेंक्रियाज को देखें तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो है हमारा एब्डोमेन जो है, हमारा पेट जो है उसके मैदे के नीचे ये पड़ा होता है। अमूमन इसको उर्दू में हम लबलबा भी कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे पेंक्रियाज कहते हैं। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। जो भी हम खुराक वगैरह खाते हैं उसको ये डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा अगर हम एक्यूट पेंक्रेटाइटिस की यहाँ पे बात करें कि इसका लफ्ज़ी मतलब क्या होगा, सबसे पहले एक्यूट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक्यूट मीन के जो इन्फेक्शन इसका होगा वो फ़ौरन यानी अभी अभी हुआ है, पहले वो नहीं था। और जो पेंक्रियाटाइटिस क्या है कि जो पेंक्रियाज है उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है। आइटिस जहाँ भी आ जाता है इसका मतलब यही होता है कि इसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है या सोजिश वगैरह हो गई है। इसके अलावा हम जो कोई भी मीठी चीज़ वगैरह खाते हैं तो वो भी उसकी जो है डाइजेशन के लिए इसमें से पेंक्रियाज में से एक स्पेसिफिक किस्म के हार्मोन्स वगैरह निकलते हैं जिसे इंसुलिन कहते हैं। बेसिकली ये जो हार्मोन्स हैं ये इंसुलिन जो है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैम जो कि बीटा सेल्स होते हैं पेंक्रियाज के, वहाँ से ये जो हार्मोन्स निकलते हैं और फिर वो जो मीठी चीज़ हम खाते हैं उसको ये डाइजेस्ट वगैरह करते हैं। अब जो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है ना, ये अमूमन बैक टू नॉर्मल भी आ जाता है, क्योंकि अगर ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, अगर ये क्रोनिक होगी तो फिर इसके और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें कि पेंक्रियाटाइटिस जो है इसकी काजेज़ क्या होंगी, कौन कौन सी वजूहत हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। सबसे पहले ओरिएंटल है, यानी जो अगर हम पाकिस्तान की बात करें जो मशरकी एरिया है तो इसमें जो है अमूमन इसकी जो बहुत बड़ी काज है वो है गाल ब्लैडर स्टोन्स या कोलीलिथियासिस। अब ये क्या होते हैं, बेसिकली ये जिसे हम आम ज़बान में पीते की पत्थरी कहते हैं जो कि गाल स्टोन के अंदर बन रही होती है, वो इसकी सबसे बड़ी काज है पाकिस्तान या एशिया ममालिक में। अगर हम यूरोप कंट्रीज़ की बात करें, बाहर के मुल्कों की, तो मगरबी ममालिक वहाँ पे अल्कोहल या शराब जो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन ये वाला हो सकता है और ये अचानक होता है। उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ की जाती है जिसे बिंग ड्रिंकिंग कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी एपिसोडिक ड्रिंकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा लोग वहाँ, उन लोगों में ये जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ के चांसेस होते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जहाँ पे इसकी कोई मतलब 10% ऐसे हैं जिसमें पता ही नहीं लगता कि इसकी काज क्या है, बिल्कुल ही उसका कुछ पता नहीं होता। इसके अलावा कुछ काजेज इसकी एट्रोजेनिक भी हैं। अब एट्रोजेनिक क्या होता है, आई एट्रोजेनिक बेसिकली ये होता है कि अगर कोई मेडिकल प्रोसीजर के दौरान या किसी डॉक्टर की कोई मतलब ड्रग्स की वजह से उसके नतीजे में भी एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और टेक्निक है जिसे कहते हैं ERCP। अब ये क्या है, इसकी वजह से भी हो जाता है पेंक्रियाटाइटिस। ERCP बेसिकली है कि एंडोस्कोप रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेंक्रियाटोग्राफी। ये एक स्पेसिफिक टेक्निक है, इसे आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे ये क्या होती है। इसकी वजह से भी बेसिकली इस प्रोसीजर की कॉम्प्लिकेशन के दौरान जो है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस हो जाता है। इसके अलावा अगर पेट में एब्डोमेन में कोई ट्रॉमा वगैरह हो गया है तब भी हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है फिर भी हो जाता है। अब हम इसकी अगर बात करें तो इसके कुछ केसेस जो होते हैं वो बड़े ही माइल्ड होते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा वो माइल्ड होंगे, खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। तकरीबन 60% तक ऐसे केसेस होते हैं जो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। 20% ऐसे केसेस होते हैं जो कि दरमियानी दर्जे के होते हैं, मॉडरेट टाइप के होते हैं और उसके लिए जो हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, उसका इलाज करवाना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो है ऑर्गन्स जो हैं बाकी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसकी लाइफ डेंजर में जा सकती है, तो उसके लिए ये मॉडरेट में आ जाता है। और 10% ऐसे केसेस होते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग पेंक्रियाटाइटिस जिसे हम कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वेयर होता है और इसमें जो मोर्टेलिटी है, मौत की शरह, वो 20% होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर जो पेंक्रियाज है उसकी नेक्रोसिस हो जाएगी, यानी डेड सेल्स उसके अंदर बनना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, हेमरिज हो सकता है पेंक्रियाटाइटिस। और ये अमूमन बहुत कम होता है लेकिन ये 10% चांस है कि ये चीज़ हो भी सकती है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन किस तरह होगी, यानी कौन कौन सी जो है चीज़ें होंगी जिसकी वजह से पेशेंट आपके पास आएगा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की यहाँ पे अगर हम बात करें, अच्छा, इसमें जो पेशेंट आपके पास आएगा वो कहेगा कि मेरे जो है पेट में दर्द है और पेट में भी उस जगह पे जो कि ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी एपीगैस्ट्रिक पेन उसको होगा। उसके साथ साथ जो है उसको उल्टियाँ वगैरह आ रही होंगी और वो कहेगा कि मुझे मतली हो रही है या मेरा दिल ख़राब हो रहा है।
तो इस तरह की कुछ सिम्टम्स हो सकती हैं। इसके अलावा उसका जो पेन होगा वो उसको बहुत ही ज़्यादा स्वेयर पेन होगा, और स्वेयर पेन होने की वजह से जो है उसमें जो सबसे मेन कॉज इसकी जो होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि एशियन ममालिक यानी पाकिस्तान, इंडिया में जो कि हम बात करें तो वहाँ पे गाल स्टोन जो कि पित्ते की पत्थरी जिसे हम कहते हैं, वो इसकी मोस्ट कॉमन काज है, जिसकी वजह से एक्यूट पैनक्रेटाइटिस होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो पथरी है वो वहाँ से बाइल डक्ट में, जो कि कॉमन बाइल डक्ट है, वहाँ पे आके फंस जाती है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। और उसमें वो टूट कर जो है आगे की तरफ जाएगी, कॉमन बाइल डक्ट में जा सकती है। इसके अलावा जो है वो ड्यूडिनम में जा सकती है, क्योंकि अमूमन ये वहाँ पे निकल जाती है लेकिन वहाँ पे जाके ड्यूडिनम में फंस जाएगी। इसके अलावा इसके जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं वो हमें एम्प्यूला ऑफ वेटर में जाके मिल सकते हैं। अब ये क्या चीज़ है, आप एरोहेड में देख सकते हैं, कॉमन बाइल डक्ट एक आ रही है और दूसरी तरफ जो है हमारे पास जो है पेंक्रियाटिक डक्ट आ रही है। जो पेंक्रियाज की नाली है वो आ रही है एक तरफ से, और दूसरी जो है कॉमन बाइल डक्ट आ रही है। वो दोनों एक ही जगह पे खुलती हैं, जिसे हम एम्प्यूला ऑफ वेटर कहते हैं। और ये जो छोटी आंत में बेसिकली ये खुल रही होती है, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, और वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जिसे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। वहाँ पे जाके ये जो स्टोन है वो फंस जाता है, और उसकी वजह से एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। अब पेंक्रियाटिक डक्ट जो है बेसिकली इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो हार्मोन्स जो बन रहे होते हैं वो जो है वो निकल नहीं पाते और वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं। एक ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बन रहा होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, वो जो है यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से जो है पेंक्रियाज को ही खाना शुरू कर देगा। ज़ाहिरी बात है, उसने उस खुराक को डाइजेस्ट करना था, अब उसका वो नॉर्मल प्रोसेस नहीं हो रहा, तो वो खुद पेंक्रियाज को ही खाना शुरू कर देता है। और ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा शराब या अल्कोहल वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके अंदर तो ट्रिप्सिन बहुत ही ज़्यादा बन रहा होता है, उसके अंदर कैल्शियम वगैरह बहुत ज़्यादा बन रही होती है, और वो एक्यूमुलेट होगी और फिर वो पेंक्रियाज को जो है वो डैमेज करना शुरू कर देगी। अच्छा, अब इसके लिए हम टेस्ट वगैरह क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन है। अब जो पेशेंट है अगर हम उसके मतलब एपिगैस्ट्रिक पे मतलब हाथ वगैरह रखेंगे तो उसको बहुत ही ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाएगा, टेंडरनेस हमें यहाँ पे फील हो सकती है। और अगर पेंक्रियाज की नेक्रोसिस हुई हुई है उसकी, तो ये जो शिद्दत है उसको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे महसूस होगी। और ये जो पेन है इसके दरमियान एम्ब्लाइकस के इर्द गिर्द भी हो सकता है, और ये पीछे की तरफ भी जाएगा। अब जो है इसके लिए एक स्पेसिफिक चीज़ होती है, यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसमें क्या हुआ हुआ है कि जो पेंक्रियाज है उसकी इन्फ्लेमेशन हुई, और पेट के दरमियान जो एम्ब्लाइकस का एरिया है वहाँ वहाँ का एरिया यहाँ पे दिखाया गया है, और इसके इर्द गिर्द आप ये ब्लूइश किस्म के नीले नीले रंग के निशान आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक्यूट पेंक्रेटाइटिस में बनते हैं, जिसे हम स्पेसिफिक टर्म में कोलन साइंस भी कह सकते हैं। और इसके अलावा जो है पेट की साइड पे भी बहुत ज़्यादा निशान बन रहे होते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये वाले साइन आप देख सकते हैं, इसे हम ग्रे टर्नर साइन कहते हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें भी वही नीले किस्म के निशान पड़ जाएंगे बिल्कुल पेट के जो है साइड वाले एरिया पे। अब इसके लिए कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं जो कि डॉक्टर तजवीज़ करता है। सबसे पहले है कि इसके लिए हम सीरम एमाइलेज का टेस्ट करवाते हैं। अब ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट है, और ये अमूमन अगर पॉजिटिव कब आता है, जब इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है उससे ये अगर 3 गुना ज़्यादा हमें ये शो हो तो फिर जाके ये सीरम एमाइलेज पॉजिटिव होता है। और ये अमूमन फर्स्ट 24 आवर्स में ही करवाया जाता है, क्योंकि अगर इसको 3 से 5 डेज़ के बाद करवाया जाए तो इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा गिर जाती है। तो इसीलिए इसे फ़ौरन ही करवाया जाता है जब हमें एक्यूट पेंक्रेटाइटिस का शक पैदा हो जाता है। दूसरा जो टेस्ट है वो है यूरिनरी एमाइलेज। अब ये क्या है, ये भी एमाइलेज को ही हम चेक कर रहे होते हैं, जो कि हमारा यूरिन होता है उसके अंदर हम इसको देखेंगे। ये कई दिन तक इसके अंदर रहता है, इसकी कोई ये नहीं है कि आपने इसको फ़ौरन करना है। इसके अंदर जो माइलेज है वो काफ़ी दिनों तक रहता है, तो इसको आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तीसरा जो इसमें टेस्ट है वो है सीरम लाइपेज। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसकी वैल्यू भी नॉर्मल से 3 गुना अगर ज़्यादा हो तब जाके ये पॉजिटिव होगा, और ये भी ज़्यादा दिन तक जो है बड़ा ही रहता है। इसके सीरम माइलेज की तरह नहीं है, लेकिन ये उस जितना सेंसिटिव नहीं है जितना सीरम माइलेज है। तो मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट जो है वो सीरम माइलेज ही है, सीरम लाइपेज दूसरे नंबर पे आता है। उसके बाद एक और टेस्ट हम कर सकते हैं CRP। अब CRP बेसिकली क्या है, सी रिएक्टिव प्रोटीन होती हैं जो कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में बन रही होती हैं। इससे हमें बीमारी की जो शिद्दत है उसका हमें पता लगता है कि पेशेंट जो है वो ठीक हो सकता है, किस तरफ वो जा रहा है, हमें उसकी प्रोग्नोसिस वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह कर सकते हैं।
आप इस पिक्चर में देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड दिखाया गया है जो कि एक्यूट पेंक्रेटाइटिस का है। उसमें हमें गाल स्टोन्स की पथरी वगैरह हम देख सकते हैं। बाइल स्टोन में अगर डक्ट है, बाइल डक्ट में अगर कोई स्टोन है तो वहाँ पे हम देख सकते हैं। कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन है, जहाँ भी स्टोन होगा वो हम यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मदद से देख सकते हैं। पेंक्रियाज अमूमन जो है स्वेल हुआ हुआ है या उसकी नेक्रोसिस वगैरह है, ये भी हम इसके अंदर देख सकते हैं। अगर पेंक्रियाज के इर्द गिर्द यानी पेरी पेंक्रियाटिक फ्लूइड उसके अंदर कोई भरा हुआ है तो वो भी हम इसके अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ भी हम इसमें देख सकते हैं, सूडोसिस्ट अगर बनी हुई है, ये कोई थैलीनुमा है, तो वो भी हम इसके अंदर देख सकते हैं एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के अंदर। अगर इन्फेक्शन एक जगह इकट्ठा हुआ हुआ है यानी एब्सेस बनी हुई है, एब्सेस बेसिकली क्या होती है, लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस होती है और उसके इर्द गिर्द रेडनेस वगैरह होती है, वो भी हम इसके अंदर देख सकते हैं। अगली चीज़ जो है, हम इसके सीटी स्कैन कर सकते हैं एब्डोमेन का, जो कि क्या होता है सीटी स्कैन एब्डोमेन विद कंट्रास्ट। अब ये क्या होता है, सीटी मीन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी होती है बेसिकली, जो कि एक्सरे की ही एक बेसिकली टेक्निक है। अब सीटी स्कैन कंट्रास्ट में क्या होगा, इसे हम इनहेंस्ड सीटी स्कैन भी कह सकते हैं, जो कि हम एब्डोमेन का करते हैं। कंट्रास्ट दिया जाता है या एक वेन के साथ भी दिया जाता है और पिलाने के साथ भी इसको दिया जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें हम नेक्रोसिस देख सकते हैं, अगर पेंक्रियाज की हुई है, सूडो सिस्ट बनी हुई है, एब्सेस बनी हुई है, कोई स्वेलिंग है, सब कुछ हम इसके अंदर देख सकते हैं। एमआरआई हम कर सकते हैं। एमआरआई बेसिकली क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसको हम इसके अंदर देख सकते हैं एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस को। इसके अलावा जो है, हम एक और टेक्निक करते हैं जिसका नाम है MRCP। अब बेसिकली MRCP क्या होता है, MRCP होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पेंक्रियाटोग्राफी। मैग्नेटिक जो हम मैग्नेटिक रेजोनेंस मतलब मैग्नेटिक वेव्स हम यूज़ कर रहे हैं। कोलेंजियो मीन जो कि बाइल डक्ट है। पेंक्रियाटोग्राफी मीन के पेंक्रियाज की, और ग्राफी मीन्स के हम उसकी कोई इमेज वगैरह यहाँ पे लेके देख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये एक टेक्निक है जिसके अंदर हम इस चीज़ को आसानी के साथ मुआयना कर सकते हैं। अब वो पेशेंट जिसके अंदर पहले से ही कोई पेसमेकर डला हुआ है, कोई मेटेलिक चीज़ उसके बॉडी के अंदर है, तो उसके लिए MRCP हम नहीं कर सकते। उसके लिए एक और टेक्निक भी हम कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको अगर बताऊं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेंक्रियाज को दिखाया गया है ERCP। ये हम कर सकते हैं उन पेशेंट्स में जिनके अंदर पहले से ही कोई मेटालिक चीज़ है। ERCP बेसिकली क्या है, इस इसको कहते हैं एंडोस्कोप रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेंक्रेटोग्राफी। अब ये क्या है, बेसिकली एंडोस्कोप एक मतलब इंस्ट्रूमेंट है कैमरा टाइप, जो कि हम स्टोमिक कैल्सर्स हैं उसको मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं। रेट्रोग्रेड क्या होता है, जो कि हमारा ड्यूडिनम है, छोटी आंत, उसका जो सेकंड पार्ट है उस तक इसको डाला जाता है और वहाँ से एक नाली के ज़रिए स्फिंक्टर ऑफ ओंडाई से हम इसको इंटर वगैरह करते हैं। उससे आगे क्या होगा कि एक कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, ताकि जो कि पेंक्रियाज की नाली तक जाता है और वहाँ से जो है एक कॉमन बाइल डक्ट में जाता है और फिर वहाँ से हम इसको वापस निकाल लेते हैं। तो हम ये रेट्रोग्रेड इसको ट्रांसफ़र करते हैं बॉडी के अंदर, इसीलिए इसको रेट्रोग्रेड कहा जाता है। और कोलेंजियो पेंक्रियाटोग्राफी का मैंने आपको पहले से बता दिया है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अगर एंडोस्कोपी से इसका ये भी फ़ायदा है कि अगर कोई स्टोन हमें मिल जाता है तो हम उसको वहीं से डिटेक्ट करके डायग्नोस करके उस पथरी को हम वहाँ से निकाल भी सकते हैं। कुछ और टेस्ट भी हम इसमें कर सकते हैं, जैसे कॉमन टेस्ट हैं, CBC कर सकते हैं। इसके अलावा LFT लिवर फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, RFTs कर सकते हैं जो कि रीनल फंक्शन टेस्ट होते हैं। ये हम बेसिकली ये टेस्ट क्यों किए जाते हैं, ताकि हम बीमारी की जो शिद्दत है उसको मालूम कर सकें। अब इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं स्पेसिफिकली, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, एक क्राइटेरिया है रेंसन क्राइटेरिया, दूसरा है यहाँ पे मॉडिफाइड मार्शल क्राइटेरिया और तीसरा जो है एपेक स्कोर। अब ये तीनों चीज़ें बेसिकली क्या होती हैं, इसमें क्या होता है, जो कि एक्यूट फिजियोलॉजी या फिर क्रोनिक हेल्थ एवेल्युएशन है उसको मालूम किया जाता है। बेसिकली मैं अगर आपको आम लफ्ज़ों में इसको समझाने की कोशिश करूं कि जो जितनी भी उम्र किसी बंदे की ज़्यादा है, किसी का टोटल TLC यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है बहुत ज़्यादा है, तो उसमें ये इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। किसी का लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज बढ़ा हुआ है तब ज़्यादा हो सकता है। यूरिया क्रेटिनिन जो है उसके किडनी वगैरह डैमेज हैं तब ज़्यादा है, तो तब भी ये हो सकता है एक्यूट पेंक्रेटाइटिस। ABGs आर्टीरियल ब्लड गैसेस में pH कम है तब भी ये हो सकता है। LFTs ख़राब हैं उसके, वो तब भी हो सकता है। इसका मतलब यही है कि जिनको ये वाले सिम्टम्स हैं उनका ये जो स्कोर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा है और उसकी शिद्दत और उसके ये इन्फेक्शन होने के चांस जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
इसके अलावा जो है 24 से 48 आवर्स के अंदर हम इन चीज़ों को मालूम कर लेते हैं इन क्राइटेरिया की मदद से कि पेशेंट जो है किस तरफ जा रहा है और कैसे उसकी जो है हमने आगे ट्रीटमेंट वगैरह करनी है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की हम बात करें अब कि इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट में जो है सबसे पहले हम जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा जो है उल्टियाँ आ रही होंगी, उसके पेट में दर्द होगा, उसके लिए टेस्ट पहले सब करवा लेने हैं। सबसे पहले उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे HDU और या ICU में। HDU बेसिकली क्या होता है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट, और ICU जो है इंटेंस केयर यूनिट होता है। इसमें हम सबसे पहले उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे, NPO करेंगे। अब NPO बेसिकली क्या है कि नथिंग पर औरम, यानी उसको ओरली कोई भी चीज़ नहीं देनी बिल्कुल भी। उसके लिए जो है हम NG ट्यूब उसको पास करेंगे, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब। उसकी मदद से हम उसको खुराक की नाली डाल देंगे ताकि हम उसको जो भी खुराक देनी होगी हम उसको डायरेक्ट NG ट्यूब से देंगे। और क्योंकि अगर जो स्टोमिक है, मैदा है, उसके अंदर पानी चला गया तो वह जो एब्डोमिन है वो स्वेल कर सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकती है, फेफड़ों में लंग्स में जा सकता है, तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इसीलिए हम डायरेक्ट NG ट्यूब पास करेंगे। और NG ट्यूब के साथ जो है हम एक बैग वगैरह लगा देते हैं ताकि जितना भी उसका जो है मतलब वेस्ट मटेरियल है वो साथ साथ जो है उस बैग के अंदर ही आता रहे। और उसके बाद जो है हम उसको IV लाइन पास करेंगे, फ्लूइड्स वगैरह देंगे, बर्नोला पास कर देते हैं। इसके अलावा जो है हम उसकी यूरिन में जो पेशाब की नाली है उसके अंदर जो है कैथेटर पास कर देंगे ताकि जो है हमें किडनी का भी पता चलता रहे कि उसका स्टेटस क्या है। यूरिन आउटपुट हम उसका मतलब काउंट करते रहते हैं साथ साथ। और अगर उसको नेक्रोसिस वगैरह है तो CT स्कैन और बाकी क्राइटेरिया वगैरह कर सकते हैं। अब उनको उसको कुछ एंटीबायोटिक्स भी हम यहाँ पे देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। एक है इमिपिनम है जो कि कार्बिपिनम ग्रुप से ही बेसिकली है, एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एंटीबायोटिक्स के लिए आप लोग जो है कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करवा सकते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक्स जो है इसको देनी है और कौन सी इफ़ेक्टिव है। दर्द का मसला हो सकता है क्योंकि जैसे उसको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा, एपिगैस्ट्रिक में पीछे की तरफ जाएगा, तो उसको एनाल्जेसिक्स हम दे सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है इसके लिए वो है ट्रामाडोल, जो कि इसमें हम एनाल्जेसिक के तौर पे दे सकते हैं ताकि उसको पेन में रिलीफ आए। ओपियोइड्स दे सकते हैं, एनाल्जेसिक्स नेल्बोफिन दे सकते हैं ताकि कम से कम उसको पेन हो। और उसको जो है साथ में NG ट्यूब के ज़रिए उसको फीड करवाया जाता है ताकि उसको हम बाईपास कर सकें। इसके अलावा एक और मेथड भी है, नेज़ो जेजुनल फीड भी हम करवा सकते हैं क्योंकि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम और आइलियम। जो सेकंड पार्ट है जेजुनम, वहाँ तक हम नेज़ो जेजुनल फीड करवाते हैं। और एक जो है साथ में हम उसको खुराक देते रहते हैं और खुराक मैदे से डायरेक्ट जेजुनम में जाती है और वहाँ से जो है आगे की तरफ निकल जाती है। तो इस तरह अगर हम नेक्रोसिस हुई हुई है तो एक और चीज़ हम इसका ऑपरेशन वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन एक स्मॉल सा ऑपरेशन करते हैं, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी हम कर सकते हैं और उस पार्ट को ही हम काट देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ हुआ होता है, जिसे हम जो है नेक्रोसेक्टमी कह सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। अगर उसके अंदर पस वगैरह पड़ी हुई है तो हम उसको ड्रेन वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा उसको एंटीबायोटिक्स और फ्लूइड्स वगैरह साथ में देते रहने हैं और साथ में जो उसके LFTs, RFTs, हीमाटोक्रेट, ये सब कुछ यहाँ पे मालूम उसके साथ करते रहने हैं। इसके अलावा इन सब चीज़ों से अमूमन पेशेंट जो है इससे निकल आते हैं अगर उसकी शिद्दत कम हो, लेकिन अगर हम इसका सही वक्त पे इलाज ना किया जाए तो बहुत ज़्यादा इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और बस इतना ही था एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में। उम्मीद है कि आपको ये सब इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी और आपको इससे कुछ भी फ़ायदा हुआ है तो आप इसको लाजमी से लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस और डिज़ीज़ के बारे में जान सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।